15 साल में शहर का बड़ा कबाड़ा कर दिया, लोग कह रहे हैं। सर भाजपा खुद ही कुछ जगह इन्वॉल्व है, जो सरकारी संपत्तियों में कहाँ कहाँ जब पट्टे बने तो आपको ही पता है सर कौन कौन बंदे इसमें इन्वॉल्व है। विधायक जी हमारे सीनियर है, क्या पता विधायक जी खुद ही मुझे आशीर्वाद दे दे कि भाई नरेश तू जा चुनाव लड़ ले। आप नगर परिषद से जुड़े हुए रहे, बीते दिनों सभापति और उपसभापति वाला मैटर आपने देखा। सर मेरी नज़र में तो मैं एक छोटे शब्द में ये कहूँगा, ये एक नूरा कुश्ती चल रही है जिसमें आम पब्लिक पीसी जा रही है। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया उपसभापति सुरतान सिंह ने कि बिना पैसे के सभापति कोई काम नहीं करते। अब सर आप ये भी देखो कि अगर इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है तो कुछ उस बात के पीछे वजह या सबूत होगा। टीम किसके पास नहीं है, विधायक जी के पास या कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास टीम नहीं है। उसका जो निराकरण है वो विधायक कार्यालय में होता है। नो डाउट, हर चीज का एक ही तोड़ है मेवाराम जैन नगर परिषद में। आम जनता के लिए ये पार्षद कभी बोलते नजर नहीं आए। परिसीमन के बाद से बायतू और बाड़मेर दोनों अलग अलग विधानसभाएं बन गए और उसके बाद से लगातार तीनों बार मेवाराम जैन यहां से कांग्रेस की ओर से विधायक चुने गए हैं। एक और पहलू यह भी कि भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के बाद यहां पर एकमात्र विधायक चुने गए वो तगाराम चौधरी थे और उसके बाद से लगातार मेवाराम जैन ही आ रहे हैं। मेवाराम जैन ने जब जब दावेदारी की तब तब कांग्रेस में ज़्यादा लोगों के नाम नहीं आए जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में एक युवा नेता ने दावेदारी की थी। हालांकि टिकट उनको नहीं मिली थी, मेवाराम जैन टिकट पाने में सफल रहे थे, लेकिन 2023 के चुनाव में यही युवा नेता फिर से ताल ठोकने के लिए, चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनावों में चुनाव जीतकर पहले अध्यक्ष बने, उसके बाद पार्षद, फिर मनोनीत पार्षद भी बने और कांग्रेस के अंदर संगठन में भी कई जिम्मेदारियां निभा चुके एनडी सारण की। एनडी सारण आज हमारे साथ मौजूद है, एनडी सारण से ही जानते हैं। लगातार 3 बार विधायक बने मेवाराम जैन, क्या लगता है कि आपका दावा मजबूत क्यों है उनके सामने? सर राजनीति में कुछ स्थायी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल जी की, तो उसमें उन्होंने ये जहाँ तक मैसेज दिया कि भाई आने वाले समय में हम युवाओं को मौका देंगे, तो सर मैं भी उम्मीद करता हूँ मुझे भी मौका मिलेगा आगे। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके से सार्वजनिक जीवन में आप आए, किस तरीके से पार्टी में आपने काम किया और अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर मैं कॉलेज टाइम से सन 2000 से एनएसयूआई के मार्फत जुड़ा इस संगठन से। बाद में धीरे धीरे मैं इसमें 2004 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर से, वहाँ पर छात्रों की मदद से मैं अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं नियमित रूप से कांग्रेस के संगठन में, बाद में 2014 में पार्षद बना। उसके बाद अभी मुझे सरकार ने वापस मनोनीत पार्षद बनाया और मैं नियमित संगठन के टच में हूँ। 15 साल में ऐसा कोई काम जो वर्तमान जो विधायक हैं, तीनों बार 15 साल उनके खाते में जाएंगे, वो नहीं कर पाए और आपके दिमाग में ये हो कि अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा करे और आपको अगर जयपुर जाने का मौका मिले तो इन बातों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जो हो नहीं पाया? सर ऐसे तो वर्तमान विधायक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी नज़र में हैं जो अधूरी है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको और अच्छे से करना चाहूँगा। वो कौन सी चीज़ है? जैसे सर एक छोटा शहर है बाड़मेर, अगर इसको चाहे तो और प्यारा बना सकते हैं। इसमें खूब सारी कमियां हैं, मतलब अभी अपन बताएं तो बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन उसको और भी सुधार करने का है। गांव में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो अधूरी है अभी तक। चलो मेवाराम जी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं हैंडपम्प या पानी की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अधूरी है जो वर्तमान में अभी लोग उस सुविधाओं से वंचित है। शहर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि सरकारी ज़मीनें लोग कब्जा कर गए, यहाँ पे सीवरेज की स्थिति बड़ी ख़राब है, यहाँ पर काफ़ी जैसे हायर एजुकेशन, जहाँ छात्र संघ चुनाव आपने जब लड़ा उसके बाद कॉलेज की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, तो ये भी मुद्दे रहेंगे। तो यही सर मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसे कई मुद्दे हैं सर जो इस कार्यक्रम में मैं इतना बता नहीं पाऊंगा क्योंकि शॉर्ट टाइम है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो वास्तव में अधूरे हैं और धरातल पे उनको करना बहुत जरूरी है आम पब्लिक के लिए, तो वो अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आगे करूंगा। तो इस दौरान विधायक जी से आपका संपर्क भी रहा होगा, आपने ये बातें कही नहीं कि विधायक जी ये काम कर लीजिए, ये समय की और यहाँ के लोगों की डिमांड है? नहीं, हम सजेस्ट करते हैं, विधायक साहब प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिना टीम के होनी संभव नहीं है, तो इस कारण वो चीज़ें अधूरी पड़ी है। टीम किसके पास नहीं है, विधायक जी के पास या कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास टीम नहीं है। जो अभी तक वर्तमान में देखा जाए तो संगठन बड़ा कांग्रेस का मेरी नज़र में मैं मानता हूँ बड़ा कमज़ोर है यहाँ पर।
तो वो संगठन भी अगर मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी भी मजबूत होने से कार्यकर्ता की सुनवाई होगी, और कार्यकर्ता अगर मजबूत होगा तो आम पब्लिक के वो काम करवा सकता है नेता से। तो आपकी नज़र में टीम मजबूत कैसे हो सकती है, कैसे लोग इसमें शामिल आने चाहिए, या जो आपकी जैसे डीसीसी के अध्यक्ष से लगा कि नीचे तक एक टीम पूरी बनती है, उनमें क्या मनोभाव होना चाहिए ताकि पार्टी को फायदा मिले? मेरा ये मानना है सर, हर कार्यकर्ता को एक सामान्य एक नज़र से देखा जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको बराबर तवज्जो दी जाए और सबकी बात सुनी जाए, तभी संगठन मजबूत होगा। अभी तवज्जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं दी जा रही या आवाज़ सुनी नहीं जा रही? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ कमियाँ हैं जिस कारण कार्यकर्ता अभी संगठन से दूर है। कांग्रेस जो है पूरे भारत की बात करें तो लगातार कई चुनावों में उनको हारना पड़ा। हिमाचल को या पंजाब में जिस तरीके से स्थिति खराब हुई वो आपने देखी भी थी। हिमाचल में जीत के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा का, जैसा पार्टी का कहना है, कि फ़ायदा मिल रहा है। आगामी जो चुनाव है इसमें कांग्रेस के सामने बड़े चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल या फिर संगठन के अंदर जो दिक्कतें हैं वो? चैलेंज सर एक तो संगठन कमज़ोर है, और उसके बाद आपसी जो गुटबाजी है उसकी वजह से पार्टी भी मर रही है और पार्टी का कार्यकर्ता भी मर रहा है, बड़े नेताओं की गुटबाजी के कारण। जातिवाद बड़ा हावी है। बाड़मेर विधानसभा में क्या लगता है कि जातिवाद के आधार पे टिकट बांटी जाती है, वोट का ध्रुवीकरण होता है? आपको क्या लगता है, आपने इतने जैसे 2 दशक करीब हो गए आपको सार्वजनिक जीवन में, आपको क्या लगता है कि आपने क्या परिवर्तन देखा है? नहीं, मैं मानता हूँ सर, ये कटु सत्य है कि जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है। मतलब हर चीज़ को लोग जाति से जोड़ के देखते हैं। राजनीति में भी ये माहौल बन गया कि उस जाति से बिलोंग करता है, इसको मौका दो। अगर दूसरा कोई छोटी जाति का या जिसकी जाति की संख्या कम है और वो कैपेबल है, उस बंदे को मौका नहीं देंगे, जिसकी जाति की संख्या ज़्यादा है उसको मौका देते हैं। रीज़न क्या कि ये जातिवाद को पार्टियाँ खुद तवज्जो देने लग गई है। हमने पढ़ा था 10वीं में शायद, डार्विन का एक सिद्धांत, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ऐसा लगा जाए कि योग्य व्यक्ति जो है उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता या उसको मौका नहीं मिलता। मैं मानता हूँ कुछ धरातल पे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो एमएलए से भी ज़्यादा मतलब वो मजबूत है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, और किन व्यक्तियों को मौका मिल जाता है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी आपने सपने तो देख रखे हैं कि युवाओं के लिए कुछ करना है या बाड़मेर को एक सुंदर बनाना है आपको। आप नगर परिषद से जुड़े हुए रहे, बीते दिनों सभापति और उपसभापति वाला मैटर आपने देखा, नज़दीक से देखा होगा। इससे पहले जब लूणकर्ण बोथरा थे तब भी विधायक जी ने क्या क्या शब्द कहे थे उनके बारे में, वो भी आपने सुना होगा। इससे पहले उषा जैन थे, तब भी आप नगर परिषद संपर्क में थे, तब भी आपने हालात देखे होंगे। तीनों बार शहर की सरकार इतनी लाचार, इतनी बेकार, आपको लगता नहीं कि कुछ ऐसे काम हो गए जो बाड़मेर को विकास में कहीं थोड़ा पीछे छोड़ दिया? सर, मेरी नज़र में तो मैं एक छोटे शब्द में ये कहूँगा, ये एक नूरा कुश्ती चल रही है जिसमें आम पब्लिक पीसी जा रही है। किसकी जिम्मेदारी? पार्षद आपकी ज़्यादा है तो कभी बगावत का बिगुल कभी डाक बंगलों में पिछले कार्यकाल में हमने देखा था या विधायक कार्यालय में देखा था। आम जनता के लिए ये पार्षद कभी बोलते नज़र नहीं आए। सर, ये बगावत इसको नहीं कह सकते अपन। बगावत होती तो कुछ उठाफटक होती। ये एक छोटा सा अपन कहें तो एक धारावाहिक या सीन मान लो क्रिएट करते हैं, कुछ समय के लिए वापस सब सामान्य स्थिति हो जाती है, और उसका जो निराकरण है वो विधायक कार्यालय में होता है। नो डाउट। हर चीज़ का एक ही तोड़ है मेवाराम जैन नगर परिषद में। तो फिर नगर परिषद की ये स्थितियां देखकर अब जैसे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया उपसभापति सुरतान सिंह ने कि बिना पैसे के सभापति कोई काम नहीं करते। आप उस नगर परिषद का हिस्सा है, ये जब बयान सुना आपने, सही बताना, जनता सब आकलन करना जानती है कि आप सही बोल रहे हैं गलत, आपको मन में सबसे पहले क्या आया? मैं ये मानता हूँ सर, एक सिक्के के मतलब दोनों ही एक सिक्के के पहलू है, और पब्लिक को सब पता है कौन धरातल पे कौन क्या कर रहा है, सब पब्लिक को पता है, लेकिन पब्लिक बोल नहीं पा रही है। आरोप भाजपा ये लगाती है कि नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी पहाड़, तालाब, जो सरकारी ज़मीनें सब खोदे जा रहे हैं, बेच रहे हैं, पट्टे बन रहे हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बन गई, कनेक्शन हो गए, पानी के कनेक्शन हो गए। तो ये तो 15 साल में शहर का बड़ा कबाड़ा कर दिया, लोग कह रहे हैं। सर, भाजपा खुद ही कुछ जगह इन्वॉल्व है, ये आपको ही पता है। अभी जो सरकारी संपत्तियों में कहाँ जब पट्टे बने तो आपको ही पता है सर कौन कौन बंदे इसमें इन्वॉल्व है। मेवाराम जैन से लोग कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि सबको डर लगता है, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा लगता है, और इस वजह से दावेदारी करते नहीं। डर की कोई बात नहीं है, बस एक आदरणीय सम्मानीय है, एजेड व्यक्ति है, तो सब इज्जत करते हैं कि भाई क्यों ना फिर मेवाराम जी को मौका दिया जाए। तो पिछली बार जब आपने 2013 में जब दावेदारी की थी तब विधायक जी ने क्या कुछ कहा था कि मत करिए? हाँ, साहब ने बोला था कोई तू मेरा ही कार्यकर्ता है,
अपन मिल के करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे पता है मौका नहीं देगी पार्टी इतना जल्दी, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप कह रहे हो तो मैं वापस ले लूँगा एप्लीकेशन। ये बात हुई थी मेरी। मुझे बताइए कि हरीश चौधरी जी का अभी जो वर्तमान में सरकार के खिलाफ जिस तरीके से बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से? सर इसको खिलाफत नहीं कह सकते सर। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी पार्षद था तो हम मुद्दे उठाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम सभापति के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि एक तीसरी पार्टी जो है उसको पोषित सीएम कर रहे हैं। अब सर आप ये भी देखो कि अगर इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है तो कुछ उस बात के पीछे वजह या सबूत होगा, वरना ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं कहता सार्वजनिक मन से। कल उन्होंने एक और चीज़ कही कि जयपुर और दिल्ली के कुछ नेता जो है वो लोग इसलिए दुखी हैं कि बाड़मेर से एक किसान परिवार में जन्मा हुआ आज दिल्ली में इतने संपर्क क्यों बनाए हुए। नहीं सर मैं मानता हूँ राजनीति में विपक्षी पार्टी तो होती है सर, लेकिन पार्टी के अंदर भी आदमी को संघर्ष करना पड़ता है अपना स्थान पाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। 2023 में इसका नुकसान तो नहीं होगा? मेरी ये सवाल पूछने का अर्थ ये था। नुकसान तो सर इससे कई जगह नुकसान भी होगा, कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। इस बार दावेदारी कर रहे हैं तो अगर विधायक जी ने या कुछ नेताओं ने रिक्वेस्ट कर ली कि मत साथ में मिलके काम करेंगे, एनडी सारण का क्या? मैं तो यही कहूँगा विधायक जी हमारे सीनियर है, क्या पता विधायक जी खुद ही मुझे आशीर्वाद दे दे कि भाई नरेश तू जा चुनाव लड़ ले, वही आशीर्वाद दे दे मुझे, और जनता मुझे मौका देगी तो मैं चुन के आ जाऊँगा, लोगों की सेवा करूँगा। उम्मीद है आपको? बाकायदा उम्मीद पे दुनिया टिकी है सर, और राजनीति यही चीज़ है कि लाइन में लगे रहो, क्या पता कब नंबर आ जाए। और वर्तमान में आपके यूथ जो संगठन है उसकी क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि पहले जो अपनी बातचीत हुई उसमें आपने कई बार कहा युवा थोड़ा सा हताश है कि सही आदमी को मौका नहीं मिलता। अभी वर्तमान में युवा जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि भाजपा जो फिगर बता रही है अपने उसमें ये बता रहा है कि करोड़ों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस में माइनस हो रहे हैं? कांग्रेस में माइनस नहीं हो रहे हैं सर, जोड़ने वाले कम हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप है, जो कुछ लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं युवा संगठन में, तो उससे लोग जुड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। आपके विपक्ष में वो तो मिस कॉल पे अपने कार्यकर्ता बना रही है, जबकि संचार क्रांति जो है वो लाए थे राजीव गांधी, उपयोग भाजपा कर रही है। सर मिस कॉल वाला और एक धरातल पे काम, उसको बहुत दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है सर। 2 बार सरकारें आ गई केंद्र में। सही बात मैं मानता हूँ, विज्ञापन के आधार पर सरकारें बन गई, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो वो कुछ और अलग चीज़ है। अभी आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि भाई एनडी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं? लोग मेरे मित्र बंधु है या कुछ लोगों से मैंने सलाह ली है तो उन्होंने बोला कि नहीं प्रयास करना चाहिए, और अगर इस फील्ड में आप हो तो शांत क्यों बैठो, आप प्रयास करो। तो मैं अब उम्मीद भी हूँ, इस लगा हुआ हूँ कि आगे आने वाले दिनों में मैं रेगुलर एक्टिविटी शुरू करूँगा और मेरा दावा पेश करूँगा मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं नरेश जी। पार्टी का आपका जो पार्टी पे भरोसा है कि युवाओं को भारत जोड़ो यात्रा के बाद मौका मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके समर्थक और हम भी ये दुआ करते हैं कि आपको ये मौका मिले। उम्मीद करूँगा कि मुझे पार्टी मौका दे और मैं आगे लोगों के लिए काम करूँ। ये नरेश देव सारण है, बाड़मेर में लगातार लंबे टाइम से सक्रिय हैं, उद्यमी भी हैं, आम जनता से जुड़े हुए भी हैं, पार्षद भी हैं, साथ में लगातार सक्रिय राजनीति में ये विजिबल रहे हैं। कई सालों से बाड़मेर शहर में रह रहे हैं और लगातार यहाँ के लोगों के साथ जुड़े भी रहे हैं। कई चीज़ें इन्होंने अपने इस खास बातचीत में बताई, और ख़ास तौर पर एक चीज़ जो इनका भरोसा है कि युवाओं पर पार्टी भरोसा करेगी, और दूसरा मुद्दा ये है कि लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन जोड़ने वाले नहीं हैं। पार्टी में कई कमियों के ऊपर भी इन्होंने बताया, युवाओं की जो आवाज़ है वो बताने की कोशिश की है। फिलहाल देखना यह है कि पार्टी पर जो इनका भरोसा है वो कितना सही साबित होता है। सहयोगी जसराज जांगिड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।